अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम साइंस की बातें में खुशामदीद। कोरोना वायरस को आलमी वबा करार देते हुए WHO के चीफ ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें कोरोना वायरस के साथ साथ एक और वबा का भी सामना है, जो झूठी खबरों और गलत मालूमात की सूरत में पूरी दुनिया में फैल रही है। ये बात बिल्कुल सच है। जितनी तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है, उससे भी कहीं तेज़ी के साथ गलत मालूमात और झूठी खबरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सबसे पहले तो लोगों ने इस वायरस की हकीकत को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वायरस लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज बिल गेट्स के साथ मिलकर पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाएं, और उसके बाद वैक्सीन के जरिए तमाम इंसानों में एक चिप लगाई जाए जिसे 5G के जरिए हम कंट्रोल कर सके। दुनिया के तमाम हिस्सों की तरह पाकिस्तान में भी बहुत से साजिशी नजरियात ने जन्म लिया। सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमतों और अस्पतालों को कोरोना वायरस की तशखीस के पैसे मिल रहे हैं, और उसके बाद एक और ख़तरनाक इल्ज़ाम डॉक्टरों पर यह लगाया गया कि उन्हें जहर का इंजेक्शन देने पर कमीशन मिलता है। ये साजिशी नज़रियात पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन हर इलाके और मुल्क में इनकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इन तमाम साजिशी नज़रियात को उस वक्त बहुत ज़्यादा तकवीत मिली जब दुनिया के बड़े लीडर्स ने इन्हें इंडोर्स किया। इन लीडर्स में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेरेड बोल्सोनारो और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन शामिल हैं। और अब किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि इन सबको कोरोना वायरस हुआ, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और उसके बाद इनका दिमाग थोड़ा सा तब्दील हुआ। कोरोना वायरस से मुतल्लिक साजिशी नज़रियात पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल की बेस्ट वीडियोज़ में से एक है, आप जाकर इसे ज़रूर देखें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतल्लिक फर्जी कहानियों के बारे में, और आपको उनकी हकीकत बताने की कोशिश करेंगे। तो आए आज के दिलचस्प प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन के मुतालिक इस वक्त जो सबसे बड़ी और ख़तरनाक थ्योरी पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के जरिए इंसानों को मारने की साजिश की जा रही है। ये बात दुरुस्त है कि हम वैक्सीन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं जानते। मिसाल के तौर पर ये कि क्या ये वैक्सीन एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकती है या नहीं, या क्या ये वैक्सीन इंसानों में शरह अमवात को कम करती है कि नहीं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की ज़रूरत है, लेकिन उनके मुकाबले में ये साजिशी नजरिया कि इंसानों को मारने की साजिश की जा रही है बिल्कुल गलत है। इस वक्त जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके मुताबिक 100 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी हुई है, और उनमें से होने वाली अमवात की तादाद 100 से भी कम है, और वो भी अमवात ज़्यादातर वो हैं जो वैक्सीन से एसोसिएटेड नहीं हैं। ये साजिशी नजरिया पूरी दुनिया में एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री की वजह से फैल रहा है जिसका नाम प्लेंडेमिक है। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक रिसर्चर जिनका नाम जूडी मिकोविट्स है, वो बैठकर इन तमाम सियासी नजरियात का इंकशाफ करती हैं। जूडी मिकोविट्स एक अमेरिकन रिसर्चर हैं जिन पर पहले से ही एंटी वैक्सीन कैंपेन चलाने और गलत साइंटिफिक मालूमात फैलाने पर केस चल रहा है। वो इससे पहले गलत मालूमात पर मबनी पेपर पब्लिश करने और अपनी लेबॉर्ट्री से सामान चोरी करने की वजह से जेल भी जा चुकी हैं। और जब से दुनिया में ये वैक्सीन कैंपेन स्टार्ट हुई है, हमने देखा है कि कोरोना वायरस के केसेस और उससे होने वाली हलाकतों की तादाद में बहुत कमी आई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इसराइल और UAE है, जहाँ वैक्सीन स्टार्ट करने के 14 दिन के अंदर अंदर केसेस की तादाद में 1/3 तक कमी आई, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए ये बात करना कि वैक्सीन की वजह से लाखों इंसानों को मारने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल गलत है, बल्कि वैक्सीन की वजह से लाखों इंसानों की जिंदगी अब तक बच चुकी है। दूसरा बड़ा साजिशी नजरिया बिल गेट्स और उसकी चिप्स से मुतालिक है, जिसको सुनकर बहुत हंसी आती है। इस साजिशी नजरिए की बुनियाद बिल गेट्स की एक पुरानी वीडियो पर है, जिसमें वो एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तजवीज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंसानों के अंदर एक ऐसी चिप लगा दी जाए जिसके जरिए उनका तमाम मेडिकल डाटा किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आसानी से हासिल किया जा सके। जिस चिप का जिक्र बिल गेट्स कर रहे हैं, उसका ताल्लुक किसी भी वैक्सीन या 5G टेक्नोलॉजी से नहीं है। अगर आप दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और अखबार पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन के लिए कितनी बड़ी कैंपेन करते हैं, खास तौर पर गरीब ममालिक के अंदर। दुनिया से पोलियो की बीमारी का खात्मा इनकी फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, खास तौर पे अफ्रीका और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे गरीब ममालिक में। कोवैक्स और गावी में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी शामिल है, जो कि बाकी तमाम ममालिक के साथ ये कोशिश कर रही है कि किस तरह गरीब और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तक वैक्सीन की तमाम तर डोजेज इजीली पहुंचाई जा सकें। और जहां तक बात है 5G टेक्नोलॉजी की, तो इसमें इस्तेमाल होने वाली वेव्स की फ्रिक्वेंसी हमारे रेडियो की फ्रिक्वेंसी जैसी है। अगर इंसानी दिमाग को हैक किया जाना होता तो उसके लिए रेडियो से बेहतर और कोई तरीका नहीं था। लेकिन मसला ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके खिलाफ साजिशी नजरियात इसी तरह फैलते हैं,
क्योंकि इंसानी दिमाग किसी भी नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यही सिचुएशन थी जब नया नया टीवी आया था या जब प्रिंटिंग प्रेस लॉन्च हुई थी। वैक्सीन से मुतालिक एक और फर्जी कहानी ये है कि क्योंकि ये वैक्सीन रिकॉर्ड तेजी के साथ बहुत ही कम मुद्दत में बनाई गई है तो इसलिए ये सेफ नहीं है। वैक्सीन से मुतालिक अगर ये सवाल लोगों के जहन में आता है तो मेरा ख्याल से ये एक सेंसिबल क्वेश्चन है जिसे हमें यानी मेडिकल कम्युनिटी को सही तरीके से एड्रेस करना चाहिए। असल में होता यूँ है कि जब भी कोई दवाई या वैक्सीन मार्केट में लॉन्च करने का इरादा किया जाता है तो उसके लिए पहले से उस पर एक तहकीक होती है और इस तहकीक के कुछ मरहले होते हैं। सबसे पहले मरहले में ये दवाई या वैक्सीन जानवरों को दी जाती है और देखा जाता है कि क्या ये वैक्सीन या दवाई जानदारों में सेफ है कि नहीं। इंसानों पर तहकीक के पहले मरहले में ये दवाई 30 से 50 इंसानों में दी जाती है और ये देखा जाता है कि क्या ये दवाई इंसानों में सेफ है कि नहीं। इस ग्रुप में आम सेहतमंद लोगों को शामिल किया जाता है। उसके बाद दूसरा मरहला आता है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाता है और उनकी एज भी मुख्तलिफ होती है। इस मरहले में इस दवाई की कुछ डोजेज इस्तेमाल की जाती हैं और ये देखा जाता है कि वो कौन सी डोज है जिसके जरिए से मुनासिब रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है। तीसरे मरहले के दौरान 2 ग्रुप लिए जाते हैं जिसमें से एक को दवाई दी जाती है और दूसरे को दवाई नहीं दी जाती और फिर इन दोनों ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। अगर वो ग्रुप जिसमें दवाई दी जाती है उसमें मस्बत असरात नजर आते हैं तो इस दवाई को बेहतर तस्वुर किया जाता है। उसके बाद चौथा मरहला आता है जहाँ पर यह दवाई मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है और लाखों अफराद में इसके असरात को देखा जाता है। कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान मसला ये था कि वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था और इससे होने वाले केसेस और अमवात की तादाद हर रोज बढ़ रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में ट्रेडिशनल पाथवे को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल था। वैक्सीन के सिलसिले में साइंसदानों ने फेज 2 और फेज 3 ट्रायल को एक साथ रन किया जिसकी वजह से काफ़ी टाइम बच गया। लेकिन एक बात याद रखें कि जब इंसानों में ये तमाम तजर्बात हो रहे थे तो एक डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड मुसलसल इन तमाम नताइज पर नज़र रखे हुए था। तभी आपने देखा होगा कि अगर किसी एक भी मरीज में कोई ना कोई साइड इफेक्ट नज़र आया तो उन्होंने फ़ौरन उस तहकीक को रोक दिया। यही वजह थी कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थोड़ा सा डिले हो गई। इस वैक्सीन के बड़ी तेजी के साथ बनने की एक और बड़ी वजह यह है कि इस वक्त पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एक दूसरे के साथ तावन कर रही थी। अगर अमेरिका या ब्राज़ील में कोई पेशेंट के ऊपर तहकीक हो रही थी तो वो उसके रिजल्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे और ये सारा डाटा लाइव अवेलेबल था। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा मसला फंडिंग का हासिल करना है। जैसा कि हमने इबोला के केस में देखा, वेस्टर्न अफ्रीका में जब इबोला के केसेस बढ़े तो इसके खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली गई। लेकिन मसला ये था कि क्योंकि ये ग्लोबल मसला नहीं था और केसेस की तादाद थोड़े अरसे बाद कम हो गई तो इसलिए उनके लिए फंडिंग हासिल करना मुश्किल था और वैक्सीन मार्केट में ना आ सकी। लेकिन कोरोना वायरस के केस में क्योंकि ये ग्लोबल पैंडेमिक था और WHO के चीफ ने कहा था कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ, तो इसलिए तमाम ममालिक इसके खिलाफ महाज में शामिल हो गए और एक ग्लोबल अलायंस बनकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया से फंडिंग इकट्ठी की। तो इतनी ज़्यादा फंडिंग होने की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि इस वक्त इस वबा के 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास 5 ऐसी वैक्सीन हैं जो इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। वैक्सीन से मुतल्लिक एक और अहम फर्जी कहानी ये है कि अगर वैक्सीन इंसानी जिस्म में दी जाएगी तो ये हमारे DNA को तब्दील कर देगी और जब DNA तब्दील होगा तो हम या तो बंदरों में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर हमारे सेल्स कैंसरस सेल्स बन के पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि वैक्सीन्स की बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं और मैं आपको एक बात यकीन से बताना चाहता हूँ कि जो mRNA वैक्सीन्स हैं इनका हमारे DNA से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस बारे में हमने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें हमने दिखाया है कि mRNA वैक्सीन किस तरह इंसानी सेल में दाखिल होती है और इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करती है। लेकिन कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जिसमें गैर फाल वायरस के जरिए वायरस का एक जीन इंसानी सेल में दाखिल किया जाता है। लेकिन इन वैक्सीन्स में सिर्फ एक जीन है जो कि हमारे DNA का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है और जब ये इंसानी सेल में दाखिल होता है तो ये DNA फौरन mRNA में तब्दील हो जाता है। इसीलिए इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि किसी तरह ये जीन हमारे DNA के अंदर फिट हो जाए और उसे तब्दील कर दे। और वैसे भी ये जीन सिर्फ वायरस के लिए स्पाइक प्रोटीन बनाता है। जानवरों में उनकी खसूसियात तब्दील करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कुछ जीन डाले और निकाले जाते हैं और इस प्रोसेस को जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी इस वक्त इंसानों में ममनू है और इसका प्रोसेस भी बिल्कुल डिफरेंट है, उसका इस वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और आखिर में हम बात करेंगे सबसे मज़ेदार साजिशी नज़रिए के बारे में जो कि पाकिस्तान और दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मकबूल है। इस नज़रिए के मुताबिक हमारे रीजन के लोगों को वैक्सीन इसलिए दी जा रही है कि उन्हें इनफर्टाइल कर दिया जाए ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सकें। फर्टिलिटी वैसे भी हमारी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी नस्ल को रोकने से और हमें मारने से अंग्रेज़ों को या यहूदियों को क्या फ़ायदा होगा। या तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े लीडर या साइंसदान पैदा हो रहे हो जिनकी वजह से उन्हें ख़तरा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें वैक्सीन मिलने के बाद इनफर्टिलिटी हो गई हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक वैक्सीन के साथ है।
ये बात बिल्कुल इसी तरह है कि अगर एक इंसान घर में आलू गोश्त खाकर बाहर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और हम ये बात कर दें कि आलू गोश्त खाने से इंसानों का एक्सीडेंट होता है, तो ये बहुत ही मुज़िका खेज हकीकत होगी। कोरोना वायरस से मुतालिक सियासी नज़रियात पर जब भी बात होती है तो इसे मजाक में लिया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस इशू को सीरियसली एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आम लोग जिनका ताल्लुक साइंटिफिक कम्युनिटी या मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनके लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि एक वायरस जिसे हम देख नहीं सकते वो इतनी तबाही कैसे पैदा कर सकता है, या वो वैक्सीन जो इंजेक्शन के जरिए इंसानी जिस्म में दी जाती है वो कैसे काम करती है। और इसमें हुकूमतों का भी कसूर है। उन्हें चाहिए था कि वो अपनी आवाम के साथ ट्रस्ट पैदा करें। जब ये वायरस फैल रहा था और इससे होने वाली अमवात बढ़ रही थी, तो उन्हें चाहिए था कि लोगों को एड्रेस करें और उन्हें बताएं कि वाकई में ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हुई है। यही वजह थी कि लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और वो बहुत परेशान हो गए। और इसी तरह वैक्सीन का मामला है। हुकूमतों को चाहिए कि इस प्रोसेस के बारे में ट्रांसपेरेंट रहें और लोगों में आगाही पैदा करें और उनके साथ ट्रस्ट डेवलप करें कि वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आप उन्हें किस तरह डील कर सकते हैं। इसी तरह वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो अपना डाटा ट्रांसपेरेंटली शेयर करें। हम जानते हैं कि बाकी तमाम दवाइयों की तरह वैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट हैं, अगरचे बहुत कम हैं, यानी 1 in a million, 1 in a 10 million। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अगर एक भी इंसान की डेथ होती है या उसे कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसकी खबर पूरे सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैल सकती है, जिसकी वजह से लोग ये नहीं देखेंगे कि ये 1 in a million है, 1 in a 10 million है, बल्कि लोग उसी खबर को हाईलाइट करके वैक्सीन लेने से इनकार कर देंगे। ऐसे मौके पर अगर कोई ट्रस्टवर्दी इदारा उनके सामने आता है और उन्हें ऐसी बातों के बारे में एक्सप्लेन करता है कि उनके पीछे लॉजिक क्या है, तो मेरा ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो विलिंग होंगे ये वैक्सीन लेने पर। और आखिर में बस यही बात, पूरी दुनिया में एंटी वैक्सर्स की तादाद बहुत कम है। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त बॉर्डर लाइन पर हैं, जो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा क्या है और इसकी वैक्सीन किस तरह काम करती है। अगर हम उनके सवालों के सही और आसान तरीके से जवाब देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो वैक्सीन लेने पर राज़ी हो जाएंगे और वो साइंटिफिक कम्युनिटी का साथ देंगे। अपना ख्याल रखें, साइंस पर एतमाद रखें और एक्सपर्ट्स की बात सुनें। अल्लाह हाफिज़।